अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJTV। जनरल मुशर्रफ का बनाया गया एहतसाब का कानून अभी भी सियासतदानों, सियासी जमातों, पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया को हॉन्ट कर रहा है। एक डरावने ख्वाब की तरह अपने असरात छोड़ रहा है। आज भी इस नैब के कानून, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एहतसाब ब्यूरो के इस कानून के ऊपर सियासत भी तकसीम है और सियासतदान भी तकसीम हैं। बहरहाल जब ये कानून पार्लियामेंट के स्क्रूटनी से गुज़र चुका है और पार्लियामेंट ने, एक मुंतखब पार्लियामेंट ने उसके अंदर तरामीम भी कर दी, तो इसके बावजूद भी उन तरामीम को चैलेंज किया गया। और ये तरामीम को चैलेंज करने वाले कोई और नहीं, एक सियासतदान ही थे, एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी इमरान खान। और उस दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में PDM की हुकूमत की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की लाई गई तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दे दिया था। मगर फिर पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं, जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दिए जाते हैं, उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील भी की जा सकती थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के इस कानून के बाद फिर इस हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद उनके इस फैसले को चैलेंज किया और कहा कि पार्लियामेंट का ये हक़ था कि वो नैब में तरामीम करती। मगर इमरान खान का ये मौक़िफ़ था अपनी दरख्वास्त में कि पार्लियामेंट ने ये जो तरामीम की हैं नैब के एहतसाब के कानून में, ये ज़ाती मुफाद के लिए की हैं, अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत के 2-1 की अक्सरियत से दिए गए फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की समाअत की। 5 जजों ने ये समाअत की आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत। और ये अपील का हक़ जब एक्सरसाइज हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, तो फिर आज जो फ़ैसला आया है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की सरबराही में कायम बेंच और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा का लिखा हुआ, उस फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट का ये हक़ है कि नैब के या किसी भी कानून में न सिर्फ ये कि वो तरमीम करे बल्कि उस कानून को यकसर ख़त्म ही कर दें। बहरहाल सियासत जारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी तस्वर किया जा रहा है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ इमरान खान का मौक़िफ़ रद्द किया गया है, जहाँ इमरान खान कानूनी महाज पे सुप्रीम कोर्ट में शिकस्त से दो चार हुए हैं, वहाँ इमरान खान की जीत भी हुई है। क्योंकि नैब के कवानीन में जो तरामीम हुई थी उनका फ़ायदा बराह रास्त इमरान खान के मुकदमात में इमरान खान को भी मिलना था। और अब जबकि ये तरामीम बाकायदा बहाल हो चुकी हैं, तो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अलकादिर ट्रस्ट केस हैं या तोशाखाना का जो ताज़ा तरीन केस है, वो भी बज़ाहिर अब ख़त्म हो सकते हैं और इसका फ़ायदा यकीनन इमरान खान को भी होगा। मगर इमरान खान ने भी इस फ़ैसले के ऊपर अडयाला जेल के तोशाखाना ट्रायल के दौरान अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है और उनका ये कहना है कि ये NRO 2 है, यानी कि NRO 2 मौजूदा हुकूमत के लिए, जबकि हकीकत में ख़ुद इमरान खान के लिए भी ये अमली तौर पे एक NRO है। बहरहाल ये सियासत तो आगे चलती रहेगी। माजी में नैब ने, जनरल मुशर्रफ ने जिस तरीके से मुकदमात नवाज शरीफ, उनके अहल खाना और नून लीग के ख़िलाफ़ बनाए और जिस तरह उन मुकदमात को सज़ा के लिए नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग के लिए एहतसाब अदालतों के लिए इस्तेमाल किया गया, अभी भी उन मुकदमात को जस्टिफाई करने की जो कोशिश है नवाज शरीफ या नून लीग के मुखालफिन या PTI की तरफ से, इससे तासुर ये मिलता है कि किसी भी सियासतदान ने माजी से सबक नहीं सीखा और एक नया सियासी आगाज़ करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से और आज अडयाला जेल में जो तोशाखाना केस में इमरान खान ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया है, उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक, और मेरे साथ दूसरे आज के ख़ास मेहमान सोहेल रशीद, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं। सबसे पहले मुख्तसरन में अगर आपकी इजाज़त से ये जुमला पढ़ दूँ जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने आज के अपने फ़ैसले में तहरीर किया है और कौम को ये याद दिलाया है कि ये नैब के कानून का आगाज़ कहाँ से हुआ था। इस फ़ैसले के मुताबिक जनरल मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 में फ़ौजी बगावत के बाद इक़्तिदार में आने के तकरीबन 34 दिनों बाद जो है ये कानून एहतसाब का लाया गया था और उसने, जनरल मुशर्रफ ने एक आइनी और जमहूरी जो निज़ाम था उसका तख्ता उलट दिया था और ख़ुद से ही तमाम कानून साजी की और इंतज़ामी
जो ताकत है, जो अख्तियारात हैं, वो ले लिए थे और उन सुपीरियर अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को उनके अहदों से हटा दिया था जिन्होंने उनसे हल्फ वफादारी नहीं उठाया था। और नैब के कानून का जो इब्तदाइया है, जो प्रियम्बल है, उसमें भी ये कहा गया है कि मुल्क से बदअनवानी और बदअनवान सरगर्मियों के ख़ात्मे और तमाम ऐसे लोगों को का एहतसाब करने के लिए कि जिन पे बदअनवानी के इल्ज़ाम लगते हैं, ये कानून लाया जा रहा है। और जो सियासतदान जनरल मुशर्रफ के करीब आए, जिन्होंने उनकी हिमायत की, उन तमाम सियासतदानों को बदअनवानी के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। और फिर जिस तरीके से नैब के इस आर्डिनेंस का इतलाक़ किया गया और जिस तरीके से नैब के जो कवानीन हैं उनकी खुद ही खिलाफ वर्जी की गई, उससे ये एक आम तासुर फैला कि जो कानून है वो बुनियादी तौर पे एक सियासी इंतकामी कार्रवाई का एक टूल है, एक आला है, और सियासी इंजीनियरिंग भी इसी कानून के इस्तेमाल से की गई। और जनरल मुशर्रफ के इस नए एहतसाबी निज़ाम के अंदर कुछ ऐसे छोटे मोटे सस्ते किस्म के हीरे जवाहरात जो होते हैं, बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं, उनको ऐसे इस्तेमाल किया गया कि इस पूरे एहतसाब के निज़ाम को एक सजाया गया और उसको एक बेहतरीन निज़ाम के तौर पे पेश किया गया। और उसके साथ ये भी कहा कि जिन लोगों ने जनरल मुशर्रफ के आमराना इक़्तिदार का साथ दिया और जिन्होंने आइन की पामाली में जनरल मुशर्रफ की इआनतकारी की और जो गैर जमहूरी जो एक्शन जनरल मुशर्रफ ने लिए और गैर कानूनी एक्शन, उन तमाम लोगों को उन्होंने एक किस्म का एक हीरो बना के पेश किया और उन्हें कौम के सामने जो है एक साफ शफाफ किरदार के तौर पे पेश किया। इस फैसले के अंदर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के फैसले का भी हवाला दिया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने। ये वो फैसला है जो 3 जजों के बेंच पे बैठ के जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक इख्तलाफी नोट जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था, उस इख्तलाफी नोट में कहा गया था कि ये तरमीम दुरुस्त हैं, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये कहा था कि ये तरमीम जो हैं कलअदम करार दी जाती हैं। तो उस इख्तलाफी नोट का भी हवाला दिया है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि ये जो नैब की तरमीम को कलअदम करार दिया गया है, ये बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस जो अक्सरियत में हैं, और इसका उन्होंने जानबूझ के एक ऐसे आइन की खिलाफ वर्जी का तसव्वुर करते हुए जो नैब की तरमीम है उनको आइन के बरखिलाफ़ करार दिया है। और जो अक्सरियती फ़ैसला है कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है जो आइन में दिया गया है, उस अख्तियार का इदराक नहीं किया गया और पार्लियामेंट जो है वो हर किस्म का कानून बना सकती है और अगर वो उस कानून को यकसर ख़त्म कर सकती है तो उस कानून में तरमीम करने का हक़ भी पार्लियामेंट के पास मौजूद है। तो ये एक अक़लियती नोट था जो जस्टिस मंसूर अली शाह का था, जिसका हवाला जस्टिस काजी फ़ाइसा ने दिया है। मगर इसके साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने यह भी कहा है कि जो 3 रुकनी बेंच था जस्टिस उमर अता बंदियाल वाला, उनको याद कराया गया था कि पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो पास कर लिया है और उसके तहत आर्टिकल 184(3) के तहत लाई गई दरख्वास्तों को 5 जजों के बेंच ने सुनना है, क्योंकि ये एक आइन की तशरीह का भी मामला है। मगर ये बेंच तश्कील नहीं दिया गया और इस वजह से भी जो 3 जजों का फ़ैसला था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का, वो फ़ैसला इस वजह से भी नाक़िस था और वो फ़ैसला इस वजह से भी गैर कानूनी था और महज इस बुनियाद पे भी उस फैसले को रद्द किया जा सकता था। मगर ये 5 रुकनी बेंच जो है महज उस एक वजह से उस फैसले को रद्द नहीं कर रहा। मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने एक और बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन किस्म के कमेंट दिए हैं जो वो आम तौर पे करते रहते हैं। वैसे तो तमाम जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे कहा है कि ये आइन के जो नैब के कानून में तरमीम की गई हैं पार्लियामेंट का हक़ था और पार्लियामेंट का अख्तियार था, मगर फिर जस्टिस काजी फ़ाइसा ने हस्बे मामूल जो है चलते चलते जस्टिस मंसूर अली शाह को एक कोनी भी मार दी है और उन्होंने चलते चलते ये भी एक ताना किया है, एक तंज़ किया है जो बड़ा हैरानकुन है एक चीफ जस्टिस की तरफ से फ़ैसले के अंदर ये बात लिखना कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चाहते तो जस्टिस उमर अता बंदियाल वाला जो 3 रुकनी बेंच था वो उससे अलग हो सकते थे और वो अलग नहीं हुए। और अगर
वो 55 समातें जो हुई हैं, जो जस्टिस उमर ता बंदयाल के 3 रुकनी बेंच ने की हैं, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच से अलग हो जाते तो वो समातें ना हो सकती। अब इस बात की समझ नहीं आई और इतनी समातों के बाद जो है वो उठ के चले जाते हैं, ये आप सजेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये वो फैसला है किसी बेंच से अलग होने का जो अगर जज नहीं करता तो उस पर दरख्वास्त गुजार या एतराज़ करंदा तो तनकीद कर सकता है, मगर एक चीफ जस्टिस जो है अपने साथी जज पे ये कैसे तनकीद कर रहा है कि वो बेंच से अलग नहीं हुए, क्योंकि ये फैसला जज ने खुद करना होता है। और ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बार बार इस बात को दोहरा चुके होते हैं कि किसी बेंच से अलग होने का जो फैसला है वो जज ने खुद करना होता है, किसी और जज की तरफ से नहीं कहा जा सकता कि इसको बेंच से निकाल दो, या इवन तजवीज़ भी नहीं कर सकता। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपनी हदूद से बाहर निकल के अब ये इतना अजीबो गरीब कमेंट दे रहे हैं अपने साथी जज के बारे में, जो मेरे ख्याल में किसी तौर भी मुनासिब नहीं। लेकिन ये और बात है कि आखिर में सारे 5 जज इस बात से इत्तफाक करते हैं कि नैब की तरमीम दुरुस्त थी, मगर चलते चलते जस्टिस मंसूर अली शाह को कोनी ज़रूर मारी गई है, जो कि एक बड़ी ही गैर मामूली बात है। और एक लिहाज से ये वो कर्टसी नहीं है जो जजों के ज़ाब्ता अखलाक में जिसका तकाजा किया गया है कि अपने बेंच पे बैठे और अपने साथी जजों के लिए हर जज को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को शो करनी चाहिए। तो ये वो कर्टसी नहीं है, बड़ी ही डिसकर्टियस किस्म का आर्लिमेंट है। फिर ये भी कहा है कि जो लर्नेड जजेस थे, जिन्होंने वो 3 जजों ने फैसला दिया था कि नैब की तरमीम गैर आइनी है, 3 जजों में 2-1 की अक्सरियत से जो फैसला आया था, तो इसमें बाकायदा जजेस का नाम ब्रैकेट में लिखा गया है कि इन जजों ने जो है ये फैसला दिया है। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो जजों के फैसलों को कालादम तो करते हैं, मगर जजों का नाम लेके नहीं कहते कि इन्होंने ये फैसला दिया और ये गैर आइनी था। तो इसमें बाकायदा ब्रैकेट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जस्टिस उमर ता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन का नाम लिखा है कि इन लोगों ने ये फैसला दिया, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को भी नहीं मार रहे हैं और जस्टिस बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन का बाकायदा नाम लिख के कि ये उनके नज़दीक ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं ये एक FIR होती है और इसमें जजेस ने अगर गलत फैसला दिया है तो उनका नाम लिख के उनके खिलाफ ये FIR काटी जाए। ये भी एक बड़ी हैरानकुन कंडक्ट है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का, जो उनके टेम्परामेंट और उनकी शख्सियत का अक्कास है, जो किसी तौर भी मैं समझता हूँ जजों के ज़ाब्ता अखलाक के जो है वो मुताबिक नहीं है। बहरहाल जी, ये तो वो तमाम फैसला था। सबसे पहले तो मैं हसनात मलिक आपसे ये जानना चाहूँगा, और ये मेरा माइक जो है वो शर्ट के अंदर चला गया। बहरहाल अच्छा, अब हसनात मलिक साहब, बात ये है कि ये बताएं कि ये जो फ़ैसला है 5 जजों ने इत्तफाक किया इस फ़ैसले से, तो इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? आप समझते हैं कि ये इमरान खान की शिकस्त है? या कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो शिकस्त है, लेकिन अल-कादर ट्रस्ट केस में तो इमरान खान की बड़ी कामयाबी है। तो इमरान खान का बुनियादी तौर पे क्या मौक़िफ़ होना चाहिए था, और आप समझते हैं कि विन विन सिचुएशन है PTI और इमरान खान के लिए? देखिए, अगर लीगल ग्राउंड पे देखें तो फैसला बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है वो तरमीम कर ले, और तरमीम जब तक गैर आइनी पॉइंट आउट हो कि ये हैं और ये इस तरह गैर आइनी, वो पॉइंट आउट उमर ता बंदयाल साहब ने भी अपनी जजमेंट में नहीं की, और काई साहब भी ये कह रहे हैं कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन करे तो बगैर कि जी हमें पसंद नहीं है, इससे बेहतर ड्राफ्ट हो, तो इस बुनियाद पे हम इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो ये इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, और हाई कोर्ट में पहले मामला जाना चाहिए था, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत भी उन्होंने कहा कि जी जो है ये मामला 5 रुकनी बेंच सुन लेता। तो ओवरऑल तो ये चीज़ ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो उनकी मिजाज है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का, लेकिन मैं हैरान हूँ जैसे जमाल मंदोखेल और जस्टिस जो हैं दूसरे अमीनुद्दीन खान साहब, क्योंकि जैसे हसन रिजवी तो बताया जा रहा है कि वो अलग अपना नोट लिखेंगे, और जैसे अतर मिनल्ला भी एडिशनल अपना वो रीज़न लिखेंगे, और गलबन उनकी इन जो ये कोनियाँ मारी हैं ना जजेस को, मंसूर अली शाह को या नाम लिख, ये जजेस पसंद नहीं करते। जमाल मंदोखेल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब तो उनके हम ख्याल बड़े अरसे से हैं, काई साहब शायद ही कोई मामले पे मंदोखेल साहब उनको डिसेंट करें या अमीनुद्दीन खान साहब। तो ये जो उन्होंने कहा है बार बार इमरान खान न्याजी, मिस्टर न्याजी, ठीक है वो उनका इमरान खान न्याजी आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये मिस्टर न्याजी या शहबाज शरीफ करते हैं या काजी फ़ाइज़ साहब इस्तेमाल करते हैं। और मेरा ख्याल है कि आपको पता है कि कुछ हलकों ने बैन किया था कि इमरान खान का नाम ना टीवी पे आए, तो काई साहब ने भी देखा कि यार हम भी जजमेंट में नाम ना लिखें इमरान खान, या हम सिर्फ मिस्टर न्याजी पे करें। जजों का नाम लिख दिया और पिटिशनर का नाम नहीं, मिस्टर न्याजी वो ठीक है जी, उनका वो
नाम आखिरी है, लेकिन अमूमन इमरान खान ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करते कि न्याजी, और न्याजी को फिर वो बांग्लादेश वाले न्याजी के साथ मिलाया जाता है। तो ये बस वो अपना वो जो पॉइंट स्कोरिंग, पर्सनल स्कोरिंग जो है उन्होंने पूरी की है काजी साहब ने। तो ये चीज़ें ना होती तो ज़्यादा बेहतर था। हम कह सकते हैं कि ग्रजिंगली एक अच्छा फैसला दिया है, लेकिन बात वही है कि दूध में बैंगन भी डालने से गुरेज नहीं करते हैं। सुहेल रशीद साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो एहतसाब का कानून है, ये जनरल मुशर्रफ जैसे फ़ौजी आमर ने सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लाया था, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये कानून आखिरकार इन्हीं सियासतदानों और एक पार्लियामेंट ने ही इसको इंडोर्स किया है, इसकी तोसी की है, और फिर इसको ख़त्म करने की बजाय इसमें तरमीम की है। तो काजी फ़ाइज़ जब जनरल मुशर्रफ को इस फैसले में बतौर एक डिक्टेटर याद करते हैं, तो क्या वो फ़ैसला या वो कानून जनरल मुशर्रफ का कोई फरमान था या वो पार्लियामेंट का कानून था? और काजी फ़ाइज़ का ये रिमार्क्स जो हैं जनरल मुशर्रफ के हवाले से, आपको नहीं लगता कि है तो ये दुरुस्त और हम इस पर खुश भी हैं, मगर ये गैर ज़रूरी भी थे? बिल्कुल। अब चूँकि मुशर्रफ का वो टाइम गुजरे बड़ा अरसा हो गया है, उसके बाद पार्लियामेंट ने इसका जायज़ा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ज़रिए ताब रही, लेकिन गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने इसको नहीं छेड़ा। मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में आई, उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस आपको पता है तेज़ होने लगे थे। मुस्लिम लीग नून ज़ेर ताब थी, तो नवाज़ शरीफ साहब से एहतसाब अदालत ने हमने खुद पूछा था, जब वो तनकीद कर रहे थे नैब यूज़ हो रहा है, ये कर, हमने कहा जी आप गवर्नमेंट दोबारा बंद करेंगे? थोड़ी देर चुप रहे, कहते हैं नहीं, कहते हैं नहीं मैं भुगत चुका हूँ, बाकी भी भुगत दें। इमरान खान जेल में आज नैब के केस में बैठे हैं, लेकिन केस लड़ रहे हैं कि नैब को आप बाख्तियार रखें। तो अब मुशर्रफ के ऊपर अकेला ये इल्ज़ाम नहीं है, तमाम सियासी जमातें इसको इंडोर्स कर चुकी हुई हैं, इसकी वकालत कर रही हैं और इसको बरकरार रख रही हैं। अभी 2022 की तरमीम बहाल की है ना जी, बड़ी गुड इंटेंशन से हुई हैं। इसमें नैब का रिमांड 90 से कम करके 14 दिन किया गया था। इनके बाद इमरान खान का केस बनाने से पहले दोबारा बढ़ाकर 40 दिन किया गया और उनको तकरीबन 40 दिन अंदर रखा गया। तो तरमीम तो इसी नीयत से हो रही है और पार्लियामेंट देख रही है। फिर मंशूर में रखा जाता है हम आगे नैब को ख़त्म करेंगे, क्यों नहीं करते? आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, करें ना ख़त्म। तरमीम कर रहे, उसको इतने सारे दांत निकाल दिए हैं, तो बाकी ये लाश क्यों उठानी, इसका बोझ कौम के ख़जाने पे क्यों डाला हुआ है? इसको भी बंद करें। बाकी तो सारे केसेस आज इमरान खान का भी जो रिएक्शन आया कि ये NRO 2 है, तो ख़ुद इमरान खान के दौर में भी तकरीबन ऐसी ही तरामीम नहीं की गई, जिसका इस फैसले में भी जिक्र है कि ख़ुद इमरान खान ने भी तकरीबन यही तरामीम अपने दौर में की थी और तजवीज़ की थी। नहीं, 2 ऑर्डिनेंस आए थे। ऑर्डिनेंस से वो लागू हुई थी। राजा परवेज़ शरफ उसमें बरी हुए हैं रेंटल पावर के केसेस में। वो उस वक्त उनके जो वज़ीर ख़जाना बने थे शौकत तरीन, वो खुद एक नैब केस में एक्यूज़ थे। वो आए, वो सबसे ज़्यादा नैब के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा जी इस नैब ने ना इकानमी को रोका हुआ है। तो उसके बाद हमने देखा 2 ऑर्डिनेंस आए। वो ऑर्डिनेंस आने से वो बात एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं था, लेकिन उन ऑर्डिनेंस में क्या गया जी कि एक तो टैक्स मामला FBR देखेगी, ब्यूरोक्रेसी को फ़ैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि जी आप जब तक मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा तो आपका डिसीजन मैज़ आपका क्राइम नहीं होगा, यानी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी से लिंक किया गया मॉनेटरी बेनिफिट को। वो इस हद तक थी। जो ये आई हैं, इसमें एक 50 करोड़ से कम कार्रवाई नहीं कर सकता नैब। अच्छा, 100 शिकायत कुनंदगान आपके साथ होंगे, तब आपका प्लाट किसी हाउसिंग स्कीम ने खा लिया, तब नैब कार्रवाई करेगा। डबल शाह के फ्रॉड में आपके साथ 100 शिकायत कुनंदगान होंगे, तब नैब कार्रवाई करेगा। जहाँ का जुर्म है वहाँ पे केस, ये काफ़ी सारी फिर इसमें ऐसी डली जो जिनसे लगता ही है कि काफ़ी केसेस को सामने रख के की गई कि ये केसेस। फिर जी बैंक फ्रॉड का मामला था, उसका लोन लेके आपने मिसयूज़ किया हुआ है, तो उसमें एक नई अमेंडमेंट आ गई जी कि विलफुल डिफ़ॉल्ट इसमें डाल दिया गया कि स्टेट बैंक से ये चीज़ें आना पहले ज़रूरी हैं, फिर जारी केसेस पे जो फिर लागू हो जाते हैं ना। फिर इन तरामीम के आने से देखें हुआ गया था, 2019 से फेक अकाउंट्स केसेस चल रहे थे, 2022 से वो रुके और आज तक रुके हुए हैं। सही, वो कभी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ से वहाँ आ रहे हैं। तो टाइम बाई तो हुआ, और टाइम बाई होने से लोग प्रेसिडेंट भी बन गए, ठीक है, जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे। अब फेक अकाउंट में 35 अरब की तो प्ली बारगेन से रिकवरी ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। उसमें तो जैन मलिक के 9 अरब रुपए भी हैं, ठीक। ये चीज़ें तो रिकवर हो चुकी हुई थी, ये चीज़ें तो बिल्कुल हैं। वापस कर दी जाएंगी मुल्ज़िमान को? नहीं, वो तो रहेंगी। अब उनका स्टेटस क्या होगा, क्योंकि तरमीम कह रही है कि अगर मेरा शरीक मुल्ज़म नहीं, तरमीम ये कह रही है मेरे शरीक मुल्ज़म की जेब से पैसे निकल आए हैं चोरी के, तो वो मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं होगा, उसकी वो मेरे खिलाफ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। को यूज़ का प्ली बारगेन मेरे खिलाफ किसको फ़ायदा होगा। बाहर किसी ने प्रॉपर्टी बना ली है किसी भी तरह, नैब ने MLA लिख के उस गवर्नमेंट से ले लिया रिकॉर्ड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से कि जी हाँ जी इसी की है, वो अब MLA का जवाब भी एविडेंस ट्रीट नहीं होगा। जब इस तरह की अमेंडमेंट्स होंगी ना, तो फिर उनको NRO 2 कहा जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं।
ठीक है, इसलिए तो इमरान खान से जब जस्टिस अतरुल्लाह ने कहा था कि यार आपका केस भी बंद होगा, उन्होंने कहा छोड़े मेरा तो एक केस है, ये मामला बड़ा दूर जा रहा है। बहरहाल अब हसनात मलिक, आपको क्या लगता है कि इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर, क्या वो अपनी ट्रायल कोर्ट से कहेंगे कि अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो अमेंडमेंट की वजह से ख़त्म ना किया जाए, बाकायदा इस पर ट्रायल जारी रहना मेरा चाहिए? ख्याल है कि इतने भी भोले नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वो सुहेल साहब एक खबर दे भी रहे थे, वो आप इनसे बात कर लें कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। क्या अभी इमरान खान आज अडयाला जेल में क्या हुआ? इमरान खान तो नहीं, आज तो अडयाला जेल में ये हुआ कि वो था तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत की दरखास्तें थी, उस पर आर्गूमेंट्स नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने एक तो इस पे इज़हार ख्याल किया है। उन्होंने कहा जी कि नारो 2 कौम को मुबारक हो, और पहले वाइट कॉलर करप्शन, वो मैं बता रहा हूँ 265 की केस। हाँ, वो उसमें उनकी कानूनी टीम का ये मौक़िफ़ है। इमरान खान का भी अपना मौक़िफ़ नहीं है, उनकी कानूनी टीम ये कहती है इमरान कि खान law का ही of मौक़िफ़ land- तस्वर हो। हाँ, जाहिर है कि लॉ ऑफ लैंड जब वही आप बहाल कर रहे हैं तो हम पे भी ज़ाहिर है वही लगेगा। ठीक है। तो उसमें 265K की एप्लीकेशन जाएगी कि हमें बरी करें आप, क्योंकि इसमें मॉनिटरी बेनिफिट आपका गवाह कहा गया है कि नहीं लिए हमने, तो ये काबीना का फैसला है, तो आप हटें। तो ये उसमें आ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान इन तरमीम के तहत कुछ चीज़ें ले चुके हैं। इसी केस में जब उनको पकड़ा गया, उन्होंने कहा जी आप तरमीम के तहत मुझे पहले इंक्वायरी रिपोर्ट देने के पाबंद हैं, आपने नहीं दी। फिर नैब ने वो रिपोर्ट दी 9 मई को, वो इमरान खान अभी भी कहते हैं मुझे नहीं मिली, कहते हैं वो पुलिस लाइन में इन्होंने कहीं दी थी, मुझे जब सुप्रीम कोर्ट लेके आए वो गायब हो गई, मुझे तो नहीं दी, वो पुलिस लाइन अलमारी में इन्होंने रखी थी, मेरे पास नहीं है। आज तक वो तजाद चल रहा है, लेकिन वो इसके तहत उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट आप दें। बहरहाल इमरान खान भरपूर अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का फ़ायदा उठाएंगे। हसनात मलिक साहब, ये एक तासुर ये है, जैसा कि इमरान खान भी कह रहे हैं कि नून लीग ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ है, शरीफ ख़ानदान ने, इन्होंने भी बहुत फ़ायदा उठाया इन तरमीम से, लेकिन बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि नून लीग के हवाले से जितने भी फैसले हुए हैं इनके लीडरों के हवाले से, उसमें इन तरमीम के अंडर कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये मेरा ख्याल है कि ये सुहेल ज़्यादा इन चीज़ों को देखते हैं नीचे ट्रायल कोर्ट में। जो शहबाज शरीफ और उनके बेटों के केस थे वो, और उनमें काफ़ी मामला सीरियस थे, इसी वजह से फिर रजीम भी चेंज आई थी, और फेक अकाउंट के केस असल मामला था। और नवाज शरीफ साहब का तोशाखाना का केस ख़त्म हो गया क्योंकि वो 50 करोड़ से कम है। मरियम नवाज के केसेस ख़त्म हो गए, मौलाना फजल रहमान के ख़त्म हो गए। इनका फ़ायदा उठाया पूरा ये लिस्ट है तकरीबन 50-60 लोगों की। ये हर तरफ, जो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि जो नैब ने सबमिट की थी कि इसके बेनिफिशरी कौन कौन है, तो सारी क़यादत शरीफ फैमिली, पीपल्स पार्टी इसमें पूरी बेनिफिशरी है, इमरान खान बेनिफिशरी हैं। और ज़हरी बात है, काजी साहब ने इसमें, अगर मंसूर अली शाह ने कहा था कि नैब ला जजेस और जर्नलों पे अप्लाई करना है, उधर गए ही नहीं है काजी साहब। जस्टिस काजी फैसा अगर होते तो वो करते, चीफ जस्टिस काजी फैसा, वो इन चीज़ों में वो कहेंगे ये प्लीड ही नहीं किया तो हम क्यों जाते। मुस्लिम लीग नून किया था कि मैं बताऊं, वो बड़ा स्मार्ट खेले हुए हैं। जब गवर्नमेंट बदली ना, तो उनके केसेस में उन्होंने तरमीम का सहारा नहीं, उन्होंने प्रोसिक्यूशन से स्टेटमेंट्स गई हुई हैं जी कि नहीं जी एविडेंस नहीं है, ठीक है एविडेंस नहीं है ये केस जी, बरी की दरखास्त आई और उन्होंने जाके प्रोसिक्यूशन ने कहा जी ठीक है अलो कर दें, फाइल साफ हो गई, अलो कर दें जी, ठीक है अलो कर दें, कोई नहीं है। अच्छा, बरी की दरखास्तों पे कंसेंट लिया हुआ है। जैसे नैब के केस में नवाज शरीफ साहब ने हाई कोर्ट में लिया, इसहाक डार साहब ने ऐसी बरीयत में कंसेंट नैब का आ जाता था कि ठीक है, हाई कोर्ट में उन्होंने वो किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपीलें दायर नहीं की बरीयत, तो वो उनका मामला हदेबिया में जैसा चला था वैसा ही आज भी चल रहा है। वो अपना दामन उस तरह भी साफ रखते हैं और साथ एक तरफ से तरमीम भी कर लेते हैं कि अच्छा जी नहीं करोगे तो फिर तुम तरमीम ने मेरा केस चला के दिखाओ। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब वो जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ बैठे थे और उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा था और कहा था कि यह तरामीम पार्लियामेंट का हक है करना, तो उस इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा था कि जो नैब का कानून है ये जजों और जर्नलों पे भी इसका लागू होता है। मगर अब की बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस मौक़िफ़ को अक्सरियती फ़ैसले में क्यों नहीं दोहराया? नहीं, मंसूर अली शाह तो थे ही नहीं ना। नहीं, जो 3 रुकनी बेंच था उसमें जो इख्तलाफी नोट था, वो उसमें था ना, वो था इख्तलाफी नोट में था ना कि ये जजों और उसमें इख्तलाफी नोट में जो था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जजों और जर्नलों पर नैब का कानून लागू होता है। अब जो लार्जर बेंच बना है इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है, लेकिन इस अक्सरियती फैसले में वो नहीं है, इसका कहीं रिफ्लेक्शन साहब ने नहीं किया, उन्होंने वो बिल्कुल उसका जिक्र ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं
जो मिनॉरिटी व्यू है उसको इंडोर्स करता हूँ कि जजेस और जर्नलों को अप्लाई करना चाहिए ये मामला। लेकिन कारी साहब ने जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने दूसरे जजेस को कोनियाँ मारी हैं, लेकिन उन्होंने उस तरफ नहीं गए हैं कि जजेस जर्नलों को ज़रा लेकिन जैसे मसूद अली शाह, हालांकि आपको याद है कि वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्लाटों वाला केस था, उससे आपकी एक दफ़ा बहस भी हुई थी कारी साहब से, तो वो उसमें उन्होंने ना कहा कि जी लैंड एक्वायर कर सकते हैं। वो मैं वजाहत कर दूँ, काजी फैसल साहब ने 4 जजों का बेंच था, उसमें उन्होंने लिखा, एक तरफ तो बड़ा लंबा चौड़ा नोट लिखा कि जर्नलों को जो प्लाट नहीं देने चाहिए, ब्यूरोक्रेट को प्लाट नहीं देने चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये गरीब लोगों के लिए होना चाहिए, और ये कोटे बना दिए प्लाटों के साफ़ियों, जर्नलों और जजों के, ये नहीं होना चाहिए। और फिर आखिर में बाकी जजों के साथ मिल के फ़ैसला लिख दिया कि ये जो वकीलों के लिए रिहायशी स्कीम की जगह एक्वायर की जा रही है ये भी पब्लिक पर्पज़ हैं और सरकारी तौर पर इसको एक्वायर किया जा सकता है। तो वो एक बहस वैसे कर रहा है वो आजकल, वो DHA वो वकीलों की जो स्कीम है वो डेवलप कर रहा है, एक MOU साइन हुआ है माशाल्लाह से, वकला तहरीक चल रही है। बिल्कुल, अब जो वकला तहरीक चलेगी ना वो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होगी। मगर मेरा सवाल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने जब ये लिखा था उस अक़लियती फ़ैसले में कि जजों और जर्नलों पर भी नैब का कानून का इतलाक़ होता है, तो वो खुद इस बेंच में दोबारा क्यों नहीं आए? अगर वो आना चाहते तो आ नहीं सकते। इंट्रा कोर्ट अपील है ना ये, इसमें तो वो जज नहीं बैठ सकते, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जो जस्टिस अतमन्ना ने जो लिखा है वो उन डिफरेंट जजेस, देखिए वो इंट्रा जो मेन फैसला 184(3) में आता है, इंट्रा कोर्ट अपील में तो यही होता है कि जज चेंज हो जाते हैं ना। तो नहीं, वो सारे चेंज होते हैं या कुछ उसमें शामिल भी हो सकते हैं? वो टोटली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सारे चेंज होते हैं। लेकिन जस्टिस हसन रिजवी ने भी जो बताया जा रहा है, हालांकि उसमें लिखा नहीं है कि उन्होंने भी कहा कि मैं अपनी रीजनिंग लिखूं, वो भी कारी साहब से इत्तेफाक नहीं कर रहे रीज़न से। अच्छा, वो अपनी रीज़न लिखेंगे, उसकी वजह ये होगी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो इन्होंने आपकी बकौल जो कोनियाँ मारी हैं, वो कोनियों पे उनको इख्लाफ होगा कि भाई मंसूर अली शाह फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, हम क्यों ये कहते हैं, या उमर अताब बंदयाल और उनका जो 8 रुकनी बेंच जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सस्पेंड किया, वो उसका वो हिस्सा थे रिजवी साहब, तो उन्होंने मेरा ख्याल कटेसी ये दिखाई, बड़ा मुश्किल होता है कारी साहब से डिसेंट करना भी, तो उन्होंने डिसेंट किया है। और अतर मिनर साहब का नोट अब देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने आज एक बात की है कि पार्लियामेंट जो है वो बाख्तियार है और जो हमारी जुडिशरी और जजेस को हाउस कीपर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का, लेकिन माजी जो थी काजी साहब जो हैं, अगर माजी में देखें तो वहाँ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी स्ट्राइक डाउन की है, और 184(3) का वो कहते हैं कि कैसे केस आता है, यहाँ 100 मोटो भी लिए हैं, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए हैं तो उस पर व्हाट्सएप मैसेज, किसी ने कन्वेंशन सेंटर पे इमरान खान ने खिताब किया तो 100 मोटो ले लिया, यानी इनिशिएट कर लिया उन्होंने। तो माजी में उनकी या अप्रोच ठीक थी या गलत थी, या अब ठीक थी या गलत है, इसका नहीं समझ, क्योंकि साथ साथ इंसान सीखता है। अब वो पार्लियामेंट के साथ बाहर कुछ लोग बिल्कुल नहीं और, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोट है उसको इस्तेमाल करेगी हुकूमत, और वो ये है कि जो उन्होंने कहा था कि माजी से इतलाक भी हो सकता है और जजमेंट को का इफेक्ट भी ख़त्म कर सकती है सिंपल लेजिस्लेशन, ये वो चीज़ें हैं जो अब ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये इनको इस्तेमाल करके देखिएगा। मखसूस नशस्तों के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कानून तो आ गया है ना। जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है और चीज़ें की जा रही हैं, जजेस की तादाद माजी से कैसे बढ़ा सकते हैं? नहीं, उसमें जिस तरह जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है उसमें भी कहेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या पार्लियामेंट का इख्तियार है, कोई उन जिसमें जिस तरह किया गया है, ये 2-3 जजमेंट आए हैं, इनकी बेस पे वो ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए एक चीज़ आप इग्नोर कर रहे हैं, आज की जजमेंट में जहाँ उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को पार्लियामेंट का गेट कीपर नहीं होना चाहिए कि हर आती जाती चीज़ को रोके और फिल्टर करे, साथ उन्होंने कहा लेकिन इसका ये मकसद भी नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर कोई गैर आईनी कानून साजी हो तो इसको भी स्ट्राइक डाउन न करें, वो स्ट्राइक डाउन की जाएगी, ये उन्होंने कहा है। सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी अगर गैर आईनी है तो हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गैर आईनी कैसे होगी, मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 8वीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में देखें तो उन्होंने स्ट्राइक डाउन की ना, 21वीं स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन, बुनियादी हकूक से मुतसादम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये एक बहुत बड़ा सीलियंट फीचर, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे सियासतदान और हमारे जजेस जो हैं वो कहते हैं ना कि सांप गुजर जाता है तो लकीर पीटने के माहिर हैं। जब फ़ौजी आमर उतर जाता है या मर जाता है तो उसको गासिब भी करार दे देते हैं, उसको आइन का गद्दार भी करार दे देते हैं, मगर फिर उसी आमर के बनाए गए कवानीन के ऊपर आपस में झगड़ा भी करते हैं और उसी की बुनियाद पे आपस में सियासत भी करते हैं। आपको क्या लगता है सुहेल रशीद साहब
कि इमरान खान बतौर एक सियासतदान और बतौर एक लीडर, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स को, इन ऑब्जर्वेशंस को तस्लीम नहीं करना चाहिए था कि जनरल मुशर्रफ और दीगर फ़ौजी हुक्मरानों ने ऐसे कवानीन के ज़रिए सियासतदानों को ब्लैकमेल किया और माजी में भी सियासी इंजीनियरिंग की, 2018 में भी और 2024 में भी? क्या इमरान खान को इन हक़ाइक़ को, इन तल्ख़ तारीख़ी हक़ाइक़ को खुलेआम खुले दिल से तस्लीम नहीं करना चाहिए? अब क्या ये वक्त नहीं है? अगर वो नहीं करते तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान ने भी कुछ नहीं सीखा? देखें, बिल्कुल उन समेत सबको करना चाहिए। मैंने आपको नवाज शरीफ की भी एग्जांपल दी है कि वो कह रहे थे नहीं मैं बंद नहीं करूंगा, और कर भी नहीं रहे। ठीक है, आप ज़ेर ताब रह चुके हैं। एक तरफ रोया जाता है कि बेटी को मेरे सामने अरेस्ट कर रहे थे। आज इमरान खान नैब के तफ्तीशी के सामने जज्बाती हुए थे कि तेरी वजह से मेरी बेगम अंदर इस तरह बैठी हुई है, मैं बाहर आके तुझे और चेयरमैन नैब को अदालत ले जाऊँगा। तो वहाँ पर ये भी तो कहते हैं ना यार कि ये जो मिस यूज़ हो रहा है आपका इदारा, मैं आके ना, तो फिर यही तो मेरा सवाल है ना, आज इमरान खान अगर बीवी की वजह से जज्बाती हैं तो क्या उन्हें नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी की गिरफ्तारी के हवाले से अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी चाहिए, या फिर उसका इल्ज़ाम भी वो एस्टैब्लिशमेंट पर डाल? तारीख का ये देखें ना, किसी टाइम पे काजी फैसल साहब की अलिया सरीना ईसा FBR के चक्कर काट रही थी, यहाँ अदालत के सामने पेश हुई। कभी मरियम नवाज़, अभी बुशरा बीबी, ये सिलसिला चलता रहेगा। और बज़ाहिर ये लग रहा है, चले इमरान खान को तो हम कहते हैं कि जी क्या काजी फैसल साहब और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब ने सबक सीख लिया? वो तो पुराने हैं, मंजे हुए सियासतदान, वो पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले तो हैं। काजी साहब तो तारीख से सबक सीखते हैं और पुराने और मौजूदा हालात में जो हालात हैं उन पे वो खामोश हैं। इमरान खान का अलग है ना मसला। इमरान खान पता है क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि चूंकि मैं करप्शन के खिलाफ बात करता हूँ, इसलिए तमाम करप्ट लोगों ने मुझे पकड़ के करप्शन के केस में जेल डाल दिया है कि मैं कहूँ यार ये तो है, मैं ही गाले करप्शन। वो कहते हैं नहीं, मैं इस पे अपने दौर में क्या करते हैं, मैं इस पे बात अपने दौर में माजरत के साथ जावेद इकबाल को जिस तरीके से वो ब्लैकमेल किया गया सर से पाँव, और वो चीज़ें की गई, वो भी तो कोई एहतसाब नहीं है ना। अगर एहतसाब आपने करना है, KP में अच्छा कानून ले आए। KP में किसने रोका है? बंद कर दिया था, बंद कर दिया था KP में एहतसाब का इदारा ना। फिर बताएं, बात यह है कि ये बातें एक नैरेटिव बनाना आसान है, लेकिन बात तो जिस मुल्क में कानून हो ना, तो आपको उसमें जो है ना इसे स्पेशल लाज लाने की ज़रूरत नहीं होती। आपका CRPC करप्शन को कवर करता है। आपकी पुलिस अगर गैर सियासी हो, एम्पावर्ड हो, बरतानिया जैसी पुलिस हो, आपको नहीं लगता कि वही ऐसे मामलात को पकड़ के बैठ जाएं, वो कहें यार आ जाओ ना भाई किधर। हाँ, कारपोरेट क्राइम जो जदीद हो रहा है, बैंकिंग क्राइम, उसके लिए आप स्पेशल यूनिट्स बनाते हैं, लेकिन ये एक आपने करप्शन स्पेसिफाई इदारा बनाया हुआ है जिसका अपने ऊपर करप्शन का केस बनता है। आप और ब्यूरोक्रेसी अगर ठीक है तो सियासतदान तो करप्शन कैसे करेगा? अगर सेक्रेटरी जो है वो कोई चीज़ अप्रूव ही नहीं करेगा तो कैसे उसकी? बहरहाल जी, ब्यूरोक्रेसी का भी क्या कसूर है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सरबराह है वो भी एक रिटायर्ड फौजी जर्नल, जो अभी रिटायर हुआ नहीं है, उसको लगा दिया गया है। और ब्यूरोक्रेसी की इतनी शर्मनाक सूरत हाल है कि वो इस काबिल नहीं है कि अपने अंदर से कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट पैदा कर सकते कि वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को सरबराही कर सकता। ये वैसे ही है कि ISSB कोहाड़ या गुजरावाला जो फ़ौज में अफसर भर्ती करती है, उसका सरबराह किसी ब्यूरोक्रेट को लगा दिया जाए। मगर हमारे शायद ब्यूरोक्रेट्स को और हमारे वज़राए आज़मों को शर्म नहीं आती कि वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो ताकतवर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए वो इस तरह की तैनातियाँ भी करते हैं। और जब तक ये बुज़दिली और कमज़ोरी सियासतदानों को रहेगी, वो नैब जैसे कवानीन के हाथों बारी बारी उसका निशाना भी बनेंगे और फिर वो उसको हथियार के तौर पे अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी करेंगे। मगर हकीकत तो यही है कि अब सियासतदानों की हालत ऐसी कर दी गई है कि अब वो जितनी भी करप्शन कर लें, वो उस करप्शन से शायद बहुत कम होगी जो इस मुल्क में अब इस मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करने वाले जो अनासर हैं वो करते हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।